अब हम लिखेंगे, देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो नामकरण है उसके हिसाब से बात कर लेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी पूछा गया है सवाल एक दो बार, इनके नामकरण के आधार पर या इनके द्वारा जो साहित्य इतिहास लिखा गया है किस तरीके से इन्होंने बांटा है खंडों को। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले इन्होंने देखो कहा है संधि काल, ठीक है, पहला पहला काल विभाजन इन्होंने क्या किया, संधि काल। दूसरा इन्होंने किया है चारण काल। अब आपको यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना रहेगा, ध्यान से देखिएगा, फिर सवाल मैं पूछूंगा, फिर आप बताइएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक जो है इतिहास ग्रंथ जो इनका है रामकुमार वर्मा का, उसको कहते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो पहले तो ये भी लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कहा जाएगा इसको, ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये आई कब किताब, तो ये आप लिख लीजिएगा, पब्लिकेशन इसका जो है, क्या लिखा आपने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, चारण काल, बिल्कुल ठीक है, समझ गया आप। तो यही प्रश्न पूछने वाला था मैं आपसे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, पुस्तक इनकी 1938 है ना, 1938 में प्रकाशित हुई, ये लिख लीजिएगा साथ में। 1938 में प्रकाशित पुस्तक है, ग्रंथ है इनका। क्या ग्रंथ का नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो पहला इन्होंने कहा संधि काल, और संधि काल का जो समय देखो इन्होंने बताया वो आपको ध्यान रखना होगा। संधि काल का समय इन्होंने बताया संवत कौन सा, 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। तो 750 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक इन्होंने संधि काल रखा। संधि काल का मतलब हो गया एक तरीके से वही जो हम अपभ्रंश साहित्य की बात कर रहे थे, ठीक है, पहले की स्थिति जो थी हिंदी के। चारण काल, चारण काल यानी कि वीरगाथा काल जिसको कहा गया, इसको इन्होंने कब से कब तक रखा है देखो, तो 1000 विक्रमी से, ठीक है, 1000 विक्रमी से हम इसको लेकर चलेंगे, और ये चलेगा 1375, यानी शुक्ल जी का जो है लगभग लगभग वही आ जाएगा यहाँ पे इसके आगे, ठीक है। शुक्ल जी का जो हमने पढ़ा था अभी कभी, बस 1050 से शुरू किया था उन्होंने, इन्होंने चारण काल को 1000 से शुरू किया विक्रमी से, और 1375 विक्रमी तक माना है। बाकी आपको अलग से याद करने की जरूरत अगला नहीं रहेगी। तीसरे युग को इन्होंने क्या नाम दिया, तो भक्ति काल ही दिया है, और चौथे को रीति, और पांचवें को आधुनिक। तो बाकी आपका सब कुछ क्या है याद है आपको पहले से। भक्ति काल हो गया तीसरा, ठीक है, इसको इन्होंने कितना मान लिया, तो इसको आप देख लीजिएगा 1375 विक्रमी से लेकर इन्होंने माना है 1700 विक्रमी तक, सेम वही वाला है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है शुक्ल जी के बारे में। चौथा इन्होंने माना है रीतिकाल, ये नामकरण भी आपको पता है, कोई इसमें अंतर नहीं आया, सेम है, ठीक है। और रीतिकाल का समय भी इन्होंने जो है 1700 से 1900 ही माना है, सेम। तो यहाँ पे भी आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है, याद रहेगा ये आपको। सिर्फ पहले वाले में आपको ध्यान रखना है कि वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल कहा है, और शुरुआत में पहला युग इन्होंने संधि काल ले लिया है, वीरगाथा काल या चारण काल या आदि काल से शुरू न करके। इसके पहले का जो साहित्य है 750 विक्रमी से लेके 1000 विक्रमी तक, उसको भी इन्होंने शामिल किया। और किसने शामिल किया था 1000 से पहले वाली विक्रमी के साहित्य को अपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में, नाम बताइएगा, ठीक। और रीतिकाल के बाद पांचवा इन्होंने क्या लिया, आधुनिक काल लिया है। आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आधुनिक काल के अंदर ये समय लेते हैं 1900 से लेके अब तक, जो 1900 विक्रमी है, तो 1900 विक्रमी से लेके अब तक के समय को इसमें शामिल किया जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। सवाल मैंने आपसे पूछा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अलावा और कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने की 1000 विक्रमी से पहले के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के अंदर काल विभाजन में शामिल किया है, या अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शामिल किया है, बताइए फटाफट आंसर। क्या होगा, क्लास आ रही नहीं आ रही आप लोगों तक, नॉट श्योर, अभी तो पढ़ा था, अभी जितना पढ़ा उतने में ही मैंने पूछा है। तो अभी मिश्र बंधु विनोद में नहीं पढ़ा हमने, अभी इसके पहले रामचंद्र शुक्ल के पहले मिश्र बंधु विनोद में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जो उन्होंने आरंभिक काल लिया वो पूर्व आरंभिक काल को उन्होंने 700 से लेकर 1343 विक्रमी तक माना था।
तो 1000 पहले के साहित्य को मित्रबंधु विनोद में लिया गया, सुमन ने बताया, बिल्कुल ठीक है ना। अभी तो पढ़ा था हमने कि जो आरंभिक काल था, आरंभिक काल में जो पूर्व आरंभिक काल था उसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई 700 विक्रमी से लेके 1345 विक्रमी, आई थिंक मैंने आपको बताया ना। तो 1345 विक्रमी तक का जो समय था उसको इन्होंने इसमें 1343 तक का उसको शामिल किया था। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। अब राम कुमार वर्मा के बाद इंपॉर्टेंट में अगर मैं देखूं, जो मैं आपको कराऊं, अगर एक आता है देखो गणपति चंद्र गुप्त का, तो गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो संधि काल है, इस संधि काल में जो रचनाएं आएंगी कौन सी वाली आएंगी, अपभ्रंश वाली, है ना। ये रचनाएं कौन सी आएंगी, अपभ्रंश वाली रचनाओं को शामिल किया जाएगा। हिंदी साहित्य का जो है आविर्भाव कायदे से चारण काल से ही माना जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि संधि काल जो है, संधि काल के अंदर राम कुमार वर्मा ने किन रचनाओं को इंक्लूड किया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, जो अपभ्रंश वाली रचनाएं थी उनको, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है। और एक चीज मुझे कोई बताना चाहे अगर, तो बताए आप लोगों में से कि भाई वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा, ठीक है, इसको वीर गाथा काल किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। ठीक, और चारण काल कहा मान लीजिए उसी काल को किसने, रामकुमार वर्मा ने। तो इनमें कोई रिलेशनशिप है, कोई बात इनकी एक जैसी है या अलग अलग बात है, कोई संबंध है इन दोनों बातों को कहने में, आपसी कोई संबंध है, कोई आपको एनालॉजी दिख रही है इन दोनों में या नहीं, कोई एनालॉजी इसमें दिख रही है या नहीं दिख रही, ये बताना है बस आपको। बताइए। टाइम लगभग सेम है, संगीता कह रही है, और कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा। देखो, वीर गाथा काल क्या है कि भाई वीरता प्रधान जो रचनाएं हैं उसके आधार पर नामकरण है। जो वीरता प्रधान साहित्य लिखा गया, जिसमें वीरता का वर्णन किया गया, ठीक है, युद्धों का वर्णन किया गया, उसको जो है वीर गाथा काल नाम दिया किसने, शुक्ल जी ने, क्योंकि उसमें वीरता का जो तत्व है रचनाओं में वो उन्हें उनको ज्यादा प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। चारण काल जो नामकरण है, यानी कि आप एक चीज समझिए कि रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया गया, रचनाओं के आधार पर। और चारण का मतलब क्या होता है, चारण का मतलब होता है कि ये जो रासो साहित्य वगैरह लिखे गए ना, ये जो रासो साहित्य लिखे गए या जो वीरता परक साहित्य लिखे गए, ठीक है, इन रासो साहित्यों के लेखकों को क्या कहा जाता था, इनके लेखकों को कहा जाता था चारण। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रचनाकारों के आधार पर है नामकरण, यानी कि ये संबंध है इसमें कि जो रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया वीर गाथा काल, वो रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर किया, और जो इन्होंने नामकरण किया एक तरीके से चारण काल जिसको कहा इन्होंने, तो वो किसके आधार पर कहा, ये इन्होंने कहा बेसिकली एक तरीके से रचनाकारों के आधार पर, यानी कि रचनाकारों को चारण कहा जाता है। आई बात समझ में, इसलिए दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो जो वीर गाथाएं लिखी गई उनको क्या कहा जाता था, चारण कहा जाता था, जो लिखते थे उसको। राष्ट्र साहित्य कह लीजिए या जो वीर साहित्य है पूरा, वीरता परक जो साहित्य लिखा गया, ऐसे लिख लीजिए, जो वीरता परक साहित्य लिखा गया, इस वीरता परक साहित्य के जो लेखक होते थे या रचनाकार होते थे, कवि होते थे, लेखक ना कह के क्या लिखिए, कवि, क्योंकि कविताएं लिखी जाती थी, तो कवि जो होते थे उन कवियों को क्या कहते थे, चारण कवि कहते थे। तो एक तरीके से वो रचना के प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है वीरगाथा काल, और चारण काल किसके आधार पर है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रचनाकारों के नाम के आधार पर, है ना। तो बहुत अंतर नहीं है दोनों में, एक ही बात दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक रचनाकार के नामकरण के आधार पर कह दे रहे हैं, क्योंकि चारण कहते हैं उनको जो वीर रचनाएं या वीरता परक रचनाएं लिखते हैं मुख्य रूप से, जैसे रासो काव्य हैं, तो रासो काव्यों के रचनाकारों को चारण माना जाता है। चारण समुदाय से जुड़े हुए लोग होते थे जो दरबार में कवि होते थे, और वो अपने राजा की प्रशंसा में साहित्य लिखा करते थे, उनकी वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। आई बात समझ में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों के आधार पर पूरा का पूरा नामकरण स्वीकार किया जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण किया है, फटाफट बताइए आप लोग, ये तो आप लोगों को पता होगा सबको। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है वो क्या है,
आदिकाल नाम किसने दिया है प्रारंभिक काल को? हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ही तो दिया है। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा आदिकाल। समय इसका हजारीप्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? तो 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, इन्होंने ईस्वी में बताया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये विक्रमी में नहीं है बल्कि क्या है, ईस्वी में है। 1400 ईस्वी है ना, विक्रमी में नहीं लिख रहे हैं हम लोग। 1400 ईस्वी का मतलब हो गया कि विक्रमी अगर होता तो ये आगे बढ़ जाता, 1457 हो जाता और ये 1057 हो जाता। ठीक, आदिकाल, बिल्कुल सुमन ठीक है आंसर, संगीता आपका भी ठीक है। आदिकाल। दूसरे को इन्होंने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल, जो हमने रामचंद्र शुक्ल में पढ़ा था, दोहरा नामकरण। तो देखो आदिकाल ये किसका हो गया? हजारीप्रसाद द्विवेदी का। पूर्व मध्यकाल किसका हो गया? हजारीप्रसाद द्विवेदी का नामकरण हो गया है ना। तो दूसरे को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा। जो सर्व स्वीकृति है वो किस पर है? पूर्व मध्यकाल पर या भक्ति काल पर? जो सर्व स्वीकृति है वो किस पर है? इस वाले को तो लेकर आदिकाल पे है, यानी यहाँ पे हजारीप्रसाद द्विवेदी का नामकरण स्वीकार किया गया। और जो पूर्व मध्यकाल है इसको उतना स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किसको किया गया? भक्ति काल को, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण को स्वीकार किया गया। अगर हम दूसरे, तीसरे और चौथे युग की बात करेंगे तब। चौथा लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल हो गया 1400 से 1700 ईस्वी, इसको लिख लेंगे हम लोग 1400 से 1700 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद तीसरा हम लिख लेंगे क्या? उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहा गया शुक्ल जी के द्वारा। उत्तर मध्यकाल, इसको इन्होंने लिया है 1700 ईस्वी से, 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक। 1700 से लेके कहां तक? 1900 ईस्वी तक। और उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने माना है चौथे में, 1900 से आज तक। आधुनिक काल को 1900 से अब तक या अद्यतन, है ना, 1900 ईस्वी से अद्यतन। ठीक, इस तरीके से हजारीप्रसाद द्विवेदी का वर्गीकरण आता है। अब आपको एक लमसम आइडिया मिल गया होगा कि जो अल्टीमेटली स्वीकार किया गया है वो, अगर हम देख लें, ठीक है, अगर सर्व स्वीकृति है तो वो सर्व स्वीकृति किस पे है? अगर हम देखें तो क्या आंसर निकल के आएगा आपका? जो वर्तमान में स्वीकार्य है सबसे ज्यादा वो क्या है? जो वर्तमान में स्वीकार्य नामकरण है, देखिएगा उसको अगर हम देखेंगे तो लिख लेते हैं एक बार वो भी, ताकि दिमाग में फिट हो जाए बात हमारे। जो आदर्श है और सर्व प्रचलित है वो क्या है, वो हम यहाँ पे एक बार ही नोट कर लेते हैं फाइनल। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल के सब डिविजन्स को आगे, कि भारतेंदु युग को लेकर क्या बात है और बाकी चीजों को लेकर क्या बात है। ठीक है, तो देखो सर्व प्रचलित जो एक तरीके से विभाजन है वो क्या है, लिख लीजिएगा, आदर्श व सर्व प्रचलित काल विभाजन तथा नामकरण। ठीक है, आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन तथा नामकरण। तो नाम के आधार पे आपको सबको पता है कि भाई आदिकाल, दूसरे को क्या कहेंगे? भक्ति काल, जो कि शुक्ल जी का नामकरण हो गया, ये हो गया एक तरीके से द्विवेदी जी का। तीसरा हो गया रीतिकाल, ये भी शुक्ल जी ने बताया, उसको स्वीकार किया हमने। चौथा आधुनिक काल हो गया, जिसको शुक्ल जी भी आधुनिक काल और गद्य काल दोनों कहते हैं, और यहाँ पे हजारीप्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल कहते हैं, बाकी रचनाकार भी आधुनिक काल ही कहते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा विवाद है नहीं। भक्ति काल पे भी बहुत ज्यादा विवाद नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, मुख्यतः विवाद है तो रीति और आदिकाल पे ज्यादा है, आदिकाल पे सबसे ज्यादा है अगर नामकरण के हिसाब से देखेंगे तब। इनका समय क्या हो जाएगा वो भी लिख लीजिए, 700 से, अगर ओवरऑल देखेंगे सबको समेटते हुए तो 700 से लेके 1450 ईस्वी तक माना जाएगा ये। ईस्वी में अगर बात करेंगे तो आदिकाल का क्या मान लिया जाएगा? 700 से लेके 1450 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम ईस्वी में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, और इसके बाद भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल जिसको हम कहते हैं, उसका हो जाएगा आपका क्या, एक तरीके से 1450 से 1750 ईस्वी, है ना। भक्ति काल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल कहते हैं, इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल। ये दोनों ही नामकरण आपको ध्यान में रखना है। उत्तर मध्यकाल द्विवेदी जी ने कहा। इसका समय मान लेते हैं हम लोग 1450 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक। ठीक है, 1450 से 1750, और उसके बाद 1750 से 1850 रीतिकाल मान लिया जाएगा, 1750 से लेके 1850 तक। और आधुनिक काल आप जानते ही हो कि 1850 ईस्वी से लेके अब तक माना जाएगा, ईस्वी से अब तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो इसमें हम लोग ने जो भी पढ़ा अभी तक उसको एक बारी और तरीके से समझ लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं विवाद जो हमने पढ़ा अलग अलग नामकरण को लेके वो क्या है।
तो एक बार को हम ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमने अभी देखा अलग अलग नाम वो किसके देखे, तो सबसे ज्यादा जो हमने नाम देखा, देखिएगा पहला जो काल है ना, हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, हिंदी साहित्य का प्रथम काल क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा समस्या रही है ना। तो उसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने पढ़ी अभी तक, क्या हमने समराइज किया। उसके बाद हम आते हैं गद्य और साथ में आधुनिक काल के विभाजन पे, इसके बाद पढ़ते हैं। तो आदिकाल में सबसे ज्यादा दिक्कत रही है, तो आदिकाल में देखें हम लोग अगर, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है, एक बार समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर जॉर्ज ग्रियर्सन के हिसाब से देखें हम लोग, तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसको क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसको क्या कहते हैं, चारण काल कहते हैं। और चारण काल किसने कहा है, हमने पढ़ा था अभी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी, है ना। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी इसको क्या कहा है, चारण काल ही कहा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक, इसके बाद मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है या प्रारंभिक काल, दोनों आ सकते हैं ऑप्शन में। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है भाई, मिस्र बंधुओं ने हम कहेंगे कि क्या कहा है, इसको आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा है। आरंभिक या प्रारंभिक जैसे भी ऑप्शन में आ जाएगा, एक ही बात है, ये प्रारंभिक काल कहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिएगा, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी कहते हैं इसको, आप सबको पता हो गया, हमने अभी भी पढ़ा कई बार, वीर गाथा काल। शुक्ल जी का मुख्य रूप से इसका नामकरण क्या है, वीर गाथा काल, ये कहना चाहते हैं इसको। ठीक है, वीरता की वजह से, वीरता की प्रवृत्ति के प्रधानता की वजह से। ठीक है, ये प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद शुक्ल जी के बाद अगर हम बात करें इसमें, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, इस पे भी सवाल आता है, देखो पंडित राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, आप जानते होंगे राहुल सांकृत्यायन का जो मुख्य रूप से गद्य विधा है, कौन सी गद्य विधा में लिखते हैं ये ज्यादा, या किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने देखो इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत साहित्य कहा है, सिद्ध सामंत युग कहा है, या साहित्य का युग मान लीजिए, सिद्ध सामंत युग। ठीक है, बिल्कुल, इसको एक बार ऑन करिए सामने, सिद्ध सामंत युग इसको, या सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लेते हैं, युग या काल भी लिख सकते हो आप इसको। एक देखो सवाल ये बार बार पूछा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, आप सबको पता होगा, फटाफट से बताइए, सबने पढ़ रखा है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है इसको, बीज वपन काल, क्या कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस युग को बीज वपन काल कहते हैं, अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से देखेंगे तब। आई बात समझ में, बीज वपन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको कहते हैं बीज वपन काल। आचार्य वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, देखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अलग अलग जितने भी रचनाकार हैं सबको हम लोग समेट लेते हैं एक बार, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम छोटे नाम से, है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का अगर हम देखें, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको कहते हैं वीर काल। ठीक है, वीर गाथा काल, जैसे शुक्ल जी ने कहा, इन्होंने वीरता को ही तत्व लेकर वीर काल इसको कहा है। सिद्ध सामंत काल, बिल्कुल ठीक है, किसके द्वारा, सांकृत्यायन के द्वारा। ठीक, अब रामकुमार वर्मा का हमने पढ़ा था, तो रामकुमार वर्मा का हम जानते ही क्या कहा उन्होंने, दो हिस्सों में बांटा था, दोनों को मिला लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, एक को उन्होंने कहा था, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें अगर हम लोग, तो पहले को उन्होंने क्या कहा था, पहले को उन्होंने कहीं ना कहीं संधिकाल कहा था, संधिकाल और चारण काल ऐसे ले सकते हैं, संधिकाल और चारण काल पूरे युग को ले लिया, क्योंकि उन्होंने इसको, जिसको हम यहाँ पे देखो 700 से लेके चल रहे हैं, उसको उन्होंने दो खंडों में बांटा, 700 से 1000 को, और उसके बाद फिर 1000 से 1375 को, तो अलग अलग कर दिया उन्होंने। तो दोनों को ही मिला के चलेंगे तो हम क्या कहेंगे इसको, एक तरीके से रामकुमार वर्मा के हिसाब से संधि काल और चारण काल के उन्होंने नाम दिया इसको। और कौन बच गया इसमें अगर देखें हम लोग, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह अपने साहित्य इतिहास के लेखन में क्या कहते हैं इसको, देखो बच्चन सिंह का अगर हम साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह का, तो बच्चन सिंह ने इसको नाम दिया एक तरीके से जातीय साहित्य का। ठीक है, या फिर इसको इन्होंने नाम दिया एक तरीके से अपभ्रंश काल, है ना। तो आप नोट कर लीजिएगा, अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य, ये किसने नामकरण दिया है, बच्चन सिंह ने, है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल तथा जातीय साहित्य, जातीय साहित्य कहा है इन्होंने। ठीक है, और द्विवेदी जी का आपको पता ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल कहा, जो कि स्वीकार भी किया गया है।
ठीक है, द्विवेदी जी ने क्या कहा, आदिकाल, जो कि स्वीकार भी किया गया। अब ये हो गई देखो याद करने वाली बात, इसमें एक प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक, तो फटाफट इसको नोट करिए और इसको आप याद करेंगे। अगली क्लास में मैं इसी जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आधारित मैं आपसे 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी लूंगा, मतलब 5-6 मिनट के अंदर वो टेस्ट हो जाएगा हमारा। तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, जो भी हमने आज पढ़ा है कंटेंट ओरिएंटेड हमने पूरी क्लास करी है सिर्फ और सिर्फ, है ना। और इन सबसे हमारा 1-2 प्रश्न कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास से बनता दिखेगा जरूर, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जाम का देखो नेचर ही क्या है कि भाई हमें फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम क्या करते हैं कि साहित्य की प्रवृत्तियां पढ़ते सीधे सीधे और उसके ऊपर विश्लेषण करते हुए चर्चा करते हुए आगे बढ़ते, इतना रटने की जरूरत ही नहीं थी हमें फैक्ट्स। लेकिन एग्जाम इसी से क्लियर होगा। और खासकर एनवीएस के एग्जाम का पैटर्न अगर हम देखेंगे, पीजीटी वाला जो अभी हुआ है, तो मोस्टली क्वेश्चंस वन लाइनर पूछे गए, शॉर्ट ट्रिक, मतलब एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। तो जितना ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, तो उसमें हमसे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर ही केंद्रित होता चला जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें जरूर इसी पे फोकस रहता है इनका। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर हम देखें तो दिक्कत कहां पे है, उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर है। तो उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर जो दिक्कत है वो भी देख लेते हैं। उत्तर मध्यकाल एक दिन छोड़ के रहेगी बेटा, तो अभी फिलहाल कल नहीं रहेगी, परसों फिर रहेगी हमारी। उत्तर मध्यकाल के नामकरण पर भी दिक्कत है। देखो अभी तो हमने आदिकाल वाले नामकरण पर पढ़ाई की, प्रथम काल वाले पे, है ना। अब उत्तर मध्यकाल जिसको देखा जाता है रीतिकाल के रूप में, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या इन्होंने अंतर क्या क्या आ रहा है, तो इसको देखो, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था अभी अभी, ठीक है ना। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था, अलंकृत काल कहा था। तो हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था अभी अभी कि मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा, मिस्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था ये बात अभी अभी, या नहीं पढ़ा था, अलंकृत काल कहा था, हमने पढ़ा था। ठीक, शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा है, ये भी हमने पढ़ा है अभी। शुक्ल जी ने क्या कहा है, रीतिकाल कहा है। द्विवेदी जी ने कहा क्या कहा है, तो द्विवेदी जी ने जो कहा वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और इसको इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहना उचित समझा। मध्यकाल को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और उत्तर। ठीक, पूर्व को भक्ति और उत्तर को रीतिकाल को समझ लिया इन्होंने। अब द्विवेदी जी के बाद अगर हम बात करेंगे तो और इसमें देख लीजिएगा, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन है, ठीक है, रसाल इनकी टाइटल हो गई। इन्होंने इसको क्या कहा, इन्होंने इसको कहा कला काल, मतलब कि कला का काल है, इसमें कलात्मक जो कविताएं हैं वो ज्यादा हैं। और लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको क्या कहना पसंद कर रहे हैं, देखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको कहना चाह रहे हैं एक तरीके से श्रृंगार काल, है ना। क्या कह रहे हैं, ये श्रृंगार काल कह रहे हैं, तो ये हो गया श्रृंगार काल। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अगली क्लास होगी हमारी कल छोड़ के फिर परसों, बाकी अभी तो अभी पढ़ ही रहे हैं हम लोग, अभी कहाँ क्लास खत्म होगी आपकी। अभी हम लोग को देखो एक काम और कर लेते हैं, आधुनिक काल का जो विभाजन है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आधुनिक काल का विभाजन तो सबको पता है, फटाफट से बताइए आप लोग लिख के, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं अभी इस समय लाइव में, एक बार बताएं फटाफट से, आधुनिक काल का विभाजन जो है वो किस तरीके से बांटा गया, किसके किसके नाम पर नामकरण किया गया, आप बताइए और समय भी बताइए साथ ही साथ। चलिए, अब आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का, ये बच गया हमें आगे बांटने को। तो आधुनिक काल का जो विभाजन है इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, मुख्य रूप से हमने बात की थी कि आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1850 ईस्वी से। तो जो पहला युग होता है वो किसके आधार पर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर, तो इसको कहा जाता है भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु युग संहिता, बिल्कुल ठीक है। दूसरा किसके नाम पे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, किसके नाम के आधार पर रखा गया। यानी यहाँ पे जो मुख्य रूप से कवि हुए ना, जिन्होंने की युग प्रवर्तक रचनाएं की, एक तरीके से देखा जाए युगीन रचनाएं लिखी, उनके नामकरण के आधार पर ही नामकरण किया गया, है ना। यहाँ पे हम एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण आगे देखेंगे, छायावाद जैसे है मान लीजिए, या प्रगतिवाद है या प्रयोगवाद है। लेकिन उसके पहले जो शुरू की दो युग हैं वो नामकरण किस आधार पे है, कवियों के नाम के आधार पर, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर भारतेंदु युग और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग रखा गया, बिल्कुल ठीक है। तो भारतेंदु युग का समय कितना देखो, 1850 ईस्वी से लेके कितना
1900 ईस्वी तक माना जाएगा। और द्विवेदी युग का कितना माना जाता है, तो आप जानते हो सब लोग 1900 से कितना, 1918 ईस्वी तक माना जाता है। अब तीसरा युग क्या माना जाता है, छायावाद युग। तीसरे युग को क्या कहते हैं, छायावाद युग कहते हैं। ठीक, और छायावाद युग जो है ये सर्वसम्मति वाली बातें हैं, इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं हम देखेंगे तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, बेसिकली हजारे रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं भारतेंदु को प्रथम उत्थान और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान, है ना। और पूरे आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं, तो हमने पढ़ा ही पहले ही। ठीक है, पूरे आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है, गद्य काल तो कहा ही है। ठीक है, तो वो भी अभी हम देख लेंगे। तो देखिए छायावाद युग जो है कब से कब तक है, तो आप जानते हो 1918 ईस्वी से लेके 1936 तक का जो समय है इसको माना जाता है छायावादी युग। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद चौथा देखिएगा क्या हो जाए, चौथा हो जाएगा प्रगतिवाद, जो मार्क्सवादी चेतना पर आधारित काव्य लिखे गए तो उसको कहा गया प्रगतिवादी साहित्य या प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद जब इसको कहा गया तो इसमें भी थोड़ा विवाद रहता है, प्रगतिशीलता को लेकर, प्रगतिशील काव्य को लेकर और प्रगतिवाद को लेकर, कि भाई प्रगतिशील को प्रगतिवाद कह दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कुछ लोग एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसको भी समझेंगे बाद में, जब हम अलग अलग युग पढ़ेंगे तब इस डिबेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रगतिवाद कब से कब तक है संगीता, ये 1936 से शुरू होगा, कब तक, 1936 से 1943 तक चलेगा। ये 1953 तक होगा या 43 तक होगा, बताइए, 1936 या 1943 या 1953, सही है या गलत, 53 नहीं होगा, 43 होगा, है ना, 1943 तक। 1943 से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है, जो समय माना जाता है। देखो, तो प्रयोगवाद यानी अज्ञेय की जो कविता है, अज्ञेय ने खुद प्रयोगवादी रचनाएं लिखी और उन्होंने तार सप्तक की रचना भी की, तार सप्तक का गठन भी किया। ठीक है, तो प्रयोगवाद जो साहित्य है देखिए ये माना जाएगा कब से, ये आपका हो जाएगा 1943 से 1951 तक का समय माना जाता है मुख्य रूप से प्रयोगवादी साहित्य के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो प्रयोगवाद हो गया उस प्रयोगवाद को हम क्या कहेंगे, प्रयोगवाद को हम कहेंगे 1943 से लेके 1951 तक का जो साहित्य है। उसके बाद 1951 से 1960 तक का जो साहित्य होता है, खासकर कविताओं के आधार पर हम बात करें, गद्य का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, गद्य का इतिहास अलग तरीके से बांटा गया है, गद्य की विधाओं के नाम के आधार पर। ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो आधुनिक काल के अंदर काव्य साहित्य है उसकी विभाजन की बात कर रहे हैं। नई कविता का युग देखो, तो अब इसके बाद क्या आ जाता है, नई कविता आ जाती है। नई कविता को माना जाता है 1951 से लेकर 1960 तक, और 1960 के बाद की पूरी जो समकालीन रचनाएं हैं इवन टुडे आज तक भी, उनको एक नामकरण दे दिया जाता है साठोत्तरी कविता। क्या कह दिया जाता है देखिएगा, साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता का मतलब 60 के बाद वाली कविता, 60 के उत्तर, उत्तर का मतलब बाद में, आप जानते ही हो। तो साठोत्तरी का मतलब हो गया 60 जमा उत्तर, इसमें गुण संधि लग गया तो क्या हो गया साठोत्तरी। तो साठोत्तरी कविता का मतलब 60 के पश्चात, 1960 के बाद वाली जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं, लिखी जाती हैं, उन सब किसमें आ जाएंगी। मैंने 1953 पढ़ा था, कहीं में भी गलत हो, हाँ हो सकता है, गलत नहीं है, मतलब मोस्टली, या तो कहीं कंफ्यूजन होगी दिमाग में, ये पूरा विभाजन है, आप देखिएगा है। तो साठोत्तरी कविता क्या हो जाएगा, 1960 से लेकर अब तक हम मानेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं, उसको भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आधुनिक काल का जो विभाजन है, मुख्य रूप से देखिएगा किसका विभाजन है, ये काव्य का विभाजन है, गद्य का विभाजन नहीं है। गद्य के विभाजन को हमने विधाओं के आधार पर एक तरीके से देखा हुआ, विधाओं के आधार पर किया गया है। खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो गद्य साहित्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो गद्य साहित्य है, उसको फिर से प्रवृत्तियों के आधार पर बांट दिया गया। क्योंकि अगर हम नामकरण के आधार पर, किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर गद्य साहित्य का विभाजन करते चलते तो मुश्किल वाली बात आ रही थी। क्यों, क्योंकि जैसे आप देखोगे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, वो प्रेमचंद के नाम के आधार पर बांट दिया गया। प्रेमचंद के पूर्व का युग, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद्र के बाद का युग, या प्रेमचंद उत्तर युग। उसी तरीके से शुक्ल जी के आधार पर बांट दिया गया आलोचना और निबंध को। आलोचना साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब भी आएगा क्या, कि रामचंद्र शुक्ल पूर्वोत्तर युग, सॉरी पूर्व युग, रामचंद्र शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल पूर्वोत्तर युग। ऐसे ही आप देखोगे कि भाई नाटक हो गया, वो प्रसाद जी के नाम के आधार पर बांट दिया गया, जयशंकर प्रसाद के, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसाद उत्तर युग। तो ये विभाजन बड़ा सरलीकरण हो गया, बड़ा एक तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से कर दिया गया, है ना, जनरलाइज्ड हो गया, बहुत ज्यादा सामान्यकरण हो गया। इस वजह से स्वीकार न करते हुए 1950 के बाद, यानी लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी नया साहित्य लिखा गया उसको फिर प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा गया। यानी कि जैसे कहानी ही है तो कहानी में अलग अलग जो एक तरीके से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आधार बनाकर बांटा गया। उपन्यास है तो महिला उपन्यास अलग हो गए, नारी विमर्श के उपन्यास, दलित साहित्य अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से उसको बांट दिया गया। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, गद्य साहित्य का इतिहास अलग तरीके से।
हाँ जी संगीता, समझ आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें एक चीज समझना कि इसमें अगर विवाद आप ढूंढो कि भाई इसमें नामकरण का विवाद कहां पे है, तो नामकरण का विवाद इसमें थोड़ा सा विवाद का मतलब अलग मत किसका है, तो भारतेंदु युग को जो है देखो यहां पे ध्यान से, शुक्ल जी क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल इसको कहना चाहते हैं क्या, रामचंद्र शुक्ल जी इसको कहना चाहते हैं प्रथम उत्थान। हिंदी साहित्य के अंदर आधुनिक काल के जो पहला काल है, प्रथम उत्थान कहना चाहते हैं ये इसको, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप देखोगे तो अगर हम देखें, प्रथम उत्थान कहते हैं कौन, शुक्ल जी, और गणपत चंद्र गुप्त इसको स्वच्छंदता काल कहते हैं। गणपति चंद्र गुप्त इसको क्या कहते हैं, स्वच्छंदता काल, सॉरी, हाँ स्वच्छंदता काल कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो इसको क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त इसको कहते हैं स्वच्छंदता काल। किसको, भारतेंदु युग को, ठीक है, स्वच्छंदता काल कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। अच्छा, इसी तरीके से द्विवेदी युग जो है इसको शुक्ल जी कहना चाहते हैं क्या, द्वितीय उत्थान। बाकी इसमें कोई और बहुत ज्यादा इसमें असहमति नहीं है, यही एक दो विचार अलग है तो उसको भी हमको याद में रखना है दिमाग में। तो इसको शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, देखो द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग को, आधुनिक काल के अंदर जो दूसरा युग है द्विवेदी युग, उसको ये द्वितीय उत्थान कहना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और साथ ही साथ एक और विचार इसमें आता है अलग शुक्ल के अलावा, वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है फिर से गणपत चंद्र गुप्त का, वो इसको पुनर्जागरण काल कहना पसंद करते हैं। तो ये भी दो फैक्ट आप याद रख सकते हैं, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा क्या कहा गया इसको, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा इसको कहा गया पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा को, है ना, पुनर्जागरण काल, ठीक है। स्वच्छंदता काल तो सर द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग को ही बेटा उसी को कह रहे हैं, देखो द्विवेदी युग को ही, ये तो लिखा ना द्विवेदी युग को ही गणपत चंद्र गुप्त नहीं, स्वच्छंदता काल जो है भारतेंदु को कहा है गणपत चंद्र गुप्त ने। वैसे स्वच्छंदता काल माना जाता है द्विवेदी युग से लेके छायावाद युग के बीच के समय को, वो अलग एक जो है अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं गणपत चंद्र गुप्त के बारे में, तो उन्होंने नामकरण जो किया है भारतेंदु काल का किया है स्वच्छंदता काल, समझ आई बात। और शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान किया है। स्वच्छंदता युग जो हम जनरली पढ़ते हैं रोमांटिसिज्म के बेसिस पे, जो यूरोपीय साहित्य की एक प्रवृत्ति रही है, उसके आधार पर ये विभाजन होता है, वो माना जाता है बेसिकली। आप अगर देखोगे तो द्विवेदी युग के बाद से यानी कि 1918 से 1936 तक जो एक तरीके से छायावादी युग है, उसी बीच में कुछ समय लगभग 1925 तक का माना जाता है स्वच्छंदतावादी युग के बारे में, युग के रूप में, है ना, जिसका सीधा सीधा संबंध इंडियन या हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं है। वो एक प्रवृत्ति है जो कि यूरोपीय साहित्य में देखने को मिलती है, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में देखने को मिलती है। तो उस प्रवृत्ति की झलक कुछ कवियों की रचनाओं में हमारे यहाँ भी दिखती है, तो उस चीज को हम जो है उस आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। वो हम पढ़ेंगे जब काव्य साहित्य का इतिहास, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हम पर्टिकुलरली एक जो साहित्य इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त, उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हमने आज देखो क्या पढ़ लिया, हमने आज पहली क्लास में अपने पढ़ लिया कि भाई हिंदी साहित्य का जो इतिहास है पूरा का पूरा, इसका नामकरण और इसकी काल विभाजन की जो समस्या है उसके बारे में अलग अलग विचारकों का मत पढ़ लिया हमने, अलग अलग जो साहित्य इतिहास के लेखक हैं, जिसमें हमने शुरू की गारसा दत्त आसी से बात। गारसा दत्त आसी के बाद हमने बात की इसमें किसकी, शिव सिंह सेंगर की। उसके बाद हमने बात की इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की। फिर हमने बात की मिश्र बंधु के द्वारा लिखे गए इतिहास की। मिश्र बंधु के द्वारा लिखे गए इतिहास के बाद हमने इसमें बात कर ली किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए इतिहास की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे इतिहास की बात की। उसके बाद हमने इसमें बात की किसकी, हमने बात की इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साथ ही साथ हमने देखा कि आदिकाल के नाम को लेकर अलग अलग जो साहित्य इतिहास लेखक हैं क्या क्या नाम रखते हैं, इस पे बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे बीज बपन काल पे खूब प्रश्न पूछे गए हैं कि बीज बपन काल किसने कहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा। सिद्धनाथ साहित्य किसने कहा, या सिद्ध सामंत साहित्य किसने कहा, मतलब तो सिद्ध सामंत साहित्य किसने कहा है, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। इस तरीके से चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़े, कहां तक बढ़े, तो हम लोग सीधे सीधे आधुनिक काल के काल विभाजन तक आकर अपनी एक सहमति बना चुके हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग समझ आई थिंक बना चुके हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आधे घंटे तक। आधे घंटे में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का भी विभाजन एक बारी को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक। और गद्य साहित्य के अंदर मुख्य जो विधाएं हैं खासकर से, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है,
ठीक है, इसके बाद निबंध है, आलोचना है, इन सब चीजों के बारे में किस तरीके से विभाजन है उसको समझेंगे। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियों से शुरू करेंगे, आदिकाल के साहित्य के बारे में अपनी समझ स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो रटने वाली बात है वो आपके लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितनी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। याद रख पाना और याद रखा हुआ जो पहले से उसको समेट पाना या रोक कर रख पाना, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा काम हम लोग डेली एक्सरसाइज के रूप में करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे से सीखेंगे और सीखते हुए चलेंगे आगे, है ना, परिचर्चा और चर्चा के माध्यम से। तो गोपाल जी, आप भी कक्षा में थे, इसका मतलब अभी आपका पहला कमेंट आया, हाय सर। तो आप लेट आए, 3 बजे के हिसाब से आ गए, या आप पहले से थे, हिंदी साहित्य में भी थे आप? ये हिंदी साहित्य की कक्षा का संचालन हो रहा है अभी। अब इसके पश्चात आपकी विज्ञान की कक्षा है। एक और बात, जो बच्चे अगर देख रहे हैं मुझे, 3 से 5 वाला जो आपका कॉमन पेपर का बैच है, प्रभा जी गुड आफ्टरनून, 3 से 5 जो आपका कॉमन पेपर का बैच है उसमें आज एक क्लास 11 बजे से भी लगी थी। तो आप लोग थोड़ा शेड्यूल अपना आप जो है रूटीन में मॉर्निंग में ही देख लिया करिएगा 9 बजे एक बार, ताकि अगर कोई नई क्लास लगी हो आपके वेबसाइट पे अपकमिंग क्लास में तो आपको मालूम रहे और आप अटेंड कर सको। तो एक्स्ट्रा क्लासेस देखो लगेंगी, मैंने पहले भी कहा था, और वो हमने आज से शुरू कर दी हैं। तो जनरल पेपर की आज आपकी 2 क्लासेस लगी हैं, एक साइंस की 11 से 1 हो चुकी है अशोक सर की क्लास, अभी आपकी सूरज सर की क्लास होगी, ठीक है, बायो की। तो अब इस तरीके से क्लासेस आपकी लगती जाएंगी, तो वो सर भी आपको अनाउंस कर देंगे 3 to 5 वाले बैच में। तो आप लोग को क्या करना है कि सुबह अपनी 9 बजे तक एक बारी वेबसाइट जरूर चेक कर लेनी है कि आज मेरी कौन सी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको एक हफ्ते का एडवांस्ड शेड्यूल भी बना दें, बट उसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है क्योंकि फैकल्टीज का भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। हमारा भी प्लान थोड़ा सा इतना ज्यादा फिक्स्ड अगर कर देंगे तो इन्वायरमेंट डायनेमिक है, आप जानते हैं, तो प्लान भी तो डायनेमिक रहेगा, उसमें भी तो गतिशीलता रहेगी ना, परिवर्तन रहेगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा वातावरण ही परिवर्तनोन्मुख है। तो उस चीज को आप भी समझेंगे, हम भी समझ रहे हैं। बाकी ये चीज है कि इतनी व्यवस्थात्मक तरीके से, इतनी प्रॉपर तरीके से आप बाकी एनवायरनमेंट को भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, चीजें हो नहीं पा रही हैं लोगों की। तो उस हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं फार अहेड हैं अपनी प्लानिंग में, अपनी चीजों में, आप लोगों के सहयोग से उसको और बेहतर करना है। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को भाई। ये क्लास हमारी खत्म होगी आज की हिंदी साहित्य की, अब आप लोगों की कॉमन क्लास शुरू होगी। तो आप अपनी अपनी जो क्लास बनी होगी विज्ञान वाली उस पर क्लिक करके आएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।